कहानी की शुरुआत याया प्राइम नाम के एक प्लैनेट से होती है, जहां हम जैक नाम के एक प्रीडेटर को देखते हैं। जैक अपनी प्रजाति में सबसे छोटा और कमजोर माना जाता है, जिसे रंट कहा जाता है। इस समय जैक अपनी ट्रेनिंग सेशन पर था। वो जंगल में यात्रा करने के लिए कई तरह के अलग अलग टूल्स और गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहा था। चलते चलते वो एक बहुत बड़ी और गहरी गुफा के अंदर पहुंचता है। गुफा में पहुंचते ही उसका स्कैनर उसे बताता है कि उसका भाई विल आसपास ही कहीं छिपा हुआ है। जैक सतर्क हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसे अपने पीछे कुछ आहट सुनाई देती है और वो तुरंत घूमकर अपनी तलवार से हमला करता है। लेकिन उसका भाई विल बहुत फुर्तीला था। वो जैक के वार को बिल्कुल सही समय पर रोक लेता है। अब दोनों भाइयों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। गुफा के अंदर तलवारों के टकराने की तेज आवाजें गूंज रही थीं। विल लड़ते हुए लगातार जैक को ताना मार रहा था और उसे याद दिला रहा था कि लड़ाई में गुफा की बनावट का फायदा कैसे उठाना चाहिए। वो दोनों लड़ते हुए गुफा में इधर उधर भाग रहे थे और एक दूसरे पर घातक वार कर रहे थे। काफी देर तक एक दूसरे को टक्कर देने के बाद विल अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और जैक को एक कोने में फंसा देता है। विल चाहता तो जैक को मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। जब जैक हार मानने से इनकार कर देता है तो विल उस पत्थर के खंभे को काट देता है जिस पर जैक खड़ा था। खंभा टूट जाता है और जैक नीचे गहरी खाई में गिरने लगता है। लेकिन जैक हार नहीं मानता। वो गिरते हुए अपनी तलवार को दीवार में गाड़ देता है और खुद को बचा लेता है। वो वापस ऊपर चढ़ता है और पूरी ताकत के साथ विल पर दोबारा हमला करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हें उनके स्पेसशिप पर देखते हैं। विल जैक को समझाता है कि अब समय आ गया है कि वो अपने लिए एक शिकार चुने ताकि वो आया क्लैन यानी उनके कबीले में अपनी जगह बना सके। जैक बताता है कि वो जेना प्लैनेट पर जाना चाहता है, जिसे डेथ प्लैनेट भी कहा जाता है। वो वहां जाकर एक ऐसे मॉन्स्टर का शिकार करना चाहता है जिसे कोई नहीं मार सकता और उस मॉन्स्टर का नाम कैलिस्क है। जैक बताता है कि उनके पिता भी उस मॉन्स्टर से डरते हैं और इसीलिए वो उसका शिकार करना चाहता है। वो थक चुका है कि उसके पिता उसे हमेशा कमजोर समझते हैं। विल को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि वो जानता है कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन जैक अपनी कसम खा लेता है कि वो वही करेगा। तभी वहां उनका पिता फ्रैंक वापस आ जाता है। जैक अपने पिता का स्वागत करने के लिए सम्मान के तौर पर अपने खून का एक सैंपल उन्हें देता है। लेकिन फ्रैंक को जैक को जिंदा देखकर हैरानी होती है। यहाँ पता चलता है कि फ्रैंक ने ही विल को ऑर्डर दिया था कि वो ट्रेनिंग के दौरान जैक को जान से मार दे, क्योंकि वो कबीले का हिस्सा बनने के लिए बहुत कमजोर है। लेकिन विल को लगता है कि जैक को खुद को साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए। फ्रैंक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में एक डिवाइस फेंकता है जो जैक को जकड़ लेता है और उसे कैद कर लेता है। फ्रैंक विल को हुक्म देता है कि वो अभी के अभी जैक को जान से मार दे, लेकिन विल अपने पिता का हुक्म मानने की बजाय जैक को आजाद कर देता है और अपने लेजर को एक्टिवेट करके जैक को शिप के अंदर धक्का दे देता है। इसके बाद विल अपना शील्ड एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो अपने भाई को बचा सके, क्योंकि फ्रैंक ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी। विल जल्दी से शिप का दरवाजा बंद कर देता है ताकि जैक बाहर ना आ सके और वो सुरक्षित निकल जाए। अब बाहर विल और फ्रैंक के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। विल अपने पिता से बहुत बहादुरों की तरह लड़ता है और कुछ ही वार में फ्रैंक के हथियार को उसके हाथ से गिरा देता है। फ्रैंक अपनी कैमफ्लाज क्लॉक यानी गायब होने वाली तकनीक को एक्टिवेट कर देता है और गायब होकर विल पर हमला करने लगता है। लड़ाई के दौरान फ्रैंक विल के हाथ में खंजर घोंप देता है और फिर उसका हाथ काट देता है। फ्रैंक अपने ही बेटे को नीचे गिरा देता है। विल घायल हालत में रेंगते हुए अपनी तलवार की तरफ नहीं बल्कि अपने कटे हुए हाथ की तरफ बढ़ता है। फ्रैंक उसे कमजोर कहकर उसके सीने में खंजर उतार देता है। मरते हुए विल अपनी आखिरी सांसों का इस्तेमाल करता है और अपनी कलाई पर बंधे डिवाइस से शिप को एक्टिवेट कर देता है ताकि उसका भाई जैक वहां से सुरक्षित निकल सके और जेना प्लैनेट पर जा सके। शिप लॉन्च हो जाता है और उसकी तेज रफ्तार की वजह से जैक बेहोश हो जाता है, जबकि उसकी आंखों के सामने उसके भाई की मौत हो रही होती है। कुछ समय बाद जैक की नींद एक तेज अलार्म की आवाज से खुलती है। उसे पता चलता है कि ऑर्बिट में मौजूद मलबे से टकराकर उसका शिप डैमेज हो गया है और वो तेजी से जेना प्लैनेट की तरफ गिर रहा है। जैक तुरंत अपनी सीट पर दौड़ता है और खुद को इजेक्ट कर लेता है।
वो बहुत तेज रफ्तार से जेना के आसमान से होते हुए नीचे गिर रहा है। हवा में गिरते वक्त एक विशाल पक्षी उससे टकराने वाला होता है, लेकिन जैक अपना शील्ड एक्टिवेट करके उससे बच जाता है। जैक सीधे जाकर जंगल के बीचों बीच क्रैश होता है। वो दर्द और गुस्से में जोर से दहाड़ता है। वो उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए तैयार था। जैक अपने हथियारों को चेक करता है कि सब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तभी उसे पास की झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो सतर्क होकर उस इलाके की तलाशी लेने लगता है। अचानक एक बेल जैसा अजीब जीव उस पर हमला कर देता है और उसका एक हथियार छीन लेता है। जैक अपनी तलवार तैयार करता है, लेकिन तभी एक दूसरी बेल उसका हाथ पकड़ लेती है। जैक उसे काटता है, लेकिन पहली वाली बेल भाग जाती है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। जंगल में चारों तरफ से और भी बेलें निकल आती हैं और उस पर हमला कर देती हैं। एक बेल उसका पैर पकड़कर उसे जमीन पर घसीटने लगती है। जैक अपनी बो यानी धनुष निकालता है और उस बेल पर तीर चलाता है ताकि वो उसे छोड़ दे। फिर वो एक बेल को जोरदार मुक्का मारता है। जैक भागकर अपनी तलवार उठाता है और उन हमलावर बेलों को काटने लगता है, लेकिन वो जितनी बेलें काटता उतनी ही और आ जाती। अब वो सब मिलकर एक साथ जैक पर हमला कर रही थी। जैक बड़ी फुर्ती से उनके वार से बचता है और एक मोटी बेल के ऊपर कूदकर उस पर दौड़ने लगता है। इससे उसे एक ऊंची चट्टान पर पहुंचने का मौका मिल जाता है जहां वो बेलें नहीं पहुंच सकती थीं। यहाँ से जैक को पूरे प्लेनेट का नजारा दिखाई देता है, जो देखने में बहुत ही डरावना और खतरनाक लग रहा था। इसके बाद जैक नदी के किनारे जाता है और अपने घावों को धोता है। वो अपने स्कैनर का इस्तेमाल करके एक ऐसे औषधीय पौधे को ढूंढता है जिसे बम की तरह इस्तेमाल किया जा सके। उसे एक पत्ते पर एक कीड़ा मिलता है जो लाल रंग के गोले बना रहा था। जैक उसे फेंक कर देखता है तो वो एक धमाके के साथ फट जाता है। अब वो कैलिस्क को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। एक बड़े मैदान में उसे कुछ अजीब लाल पौधे दिखाई देते हैं जो उसकी तरफ देखकर फुफकार रहे थे। जैक बहुत सावधानी से उनसे बचते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो भाषा उसे समझ नहीं आ रही थी। वो ऊपर देखता है तो उसे एक बहुत बड़े घोंसले में एलिस नाम की एक लड़की फंसी हुई दिखाई देती है। जैक को उसकी भाषा समझ नहीं आती, इसलिए एलिस अपने यूनिवर्सल ट्रांसलेटर को एक्टिवेट करती है। तब जैक को समझ आता है कि एलिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड है जिसे सिंथेटिक कहा जाता है। अचानक वहां एक जेना वल्चर यानी विशाल गिद्ध आ जाता है। वो गिद्ध एक पत्थर उठाता है और नीचे उन अजीब लाल पौधों पर फेंक देता है। पत्थर लगते ही वो पौधे फट जाते हैं और उनमें से लाल धुआं और नुकीले कांटे निकलने लगते हैं। जैक बड़ी मुश्किल से उन कांटों से खुद को बचाता है। एलिस उसे बताती है कि ये कांटे किसी को भी लकवा मार सकते हैं ताकि वो गिद्ध आराम से उसे खा सके। एलिस मदद की पेशकश करती है, लेकिन जैक कहता है कि याओया अकेले ही शिकार करते हैं। एलिस समझ जाती है कि जैक यहाँ कैलिस्क का शिकार करने आया है। गिद्ध और भी पत्थर फेंकता है जिससे बहुत सारे पौधे एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके कांटे जैक को लग जाते हैं। जैक को चक्कर आने लगते हैं। एलिस उससे हथियार मांगती है। बेहोश होने से ठीक पहले जैक अपनी एक छोटी तलवार एलिस की तरफ फेंक देता है। गिद्ध नीचे आता है और जैक को खाने ही वाला होता है कि तभी एलिस उस गिद्ध पर कूद पड़ती है और जैक की तलवार से उसे बुरी तरह मारकर खत्म कर देती है। जैक बेहोश होने से पहले एलिस को हाथ हिलाते हुए देखता है। कुछ मिनटों बाद जैक की आंख खुलती है। एलिस ने उसे उसी फूल से बना एंटीडोट दे दिया था जिससे वो ठीक हो गया था। जैक खड़ा होता है और एलिस को भी उठने में मदद करता है। तभी वो देखता है कि एलिस के शरीर का निचला हिस्सा गायब है। एलिस बताती है कि वो वेलैंड यूटानी कॉरपोरेशन की भेजी हुई एक सिंथेटिक है, क्योंकि इंसान इस प्लेनेट पर जिंदा नहीं रह सकते। जैक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे वहीं छोड़ देता है। लेकिन एलिस उसे बताती है कि बहुत से शिकारी कैलिस्क के लिए आए और कोई नहीं बचा, लेकिन वो बच गई। वो कहती है कि अगर जैक उसे अपने साथ ले जाएगा तो वो उसे कैलिस्क की मांद यानी डेन तक ले जा सकती है। इससे एलिस को उसके पैर मिल जाएंगे जो बेस पर हैं और जैक को उसका शिकार। जैक समझ जाता है कि कैलिस्क ने ही एलिस की ये हालत की है, लेकिन वो फिर भी उसे साथ नहीं ले जाना चाहता। लेकिन जब एलिस कहती है कि वो एक उपयोगी औजार है तो जैक को लगता है कि एक औजार का इस्तेमाल करना उनके कबीले के नियमों के खिलाफ नहीं है, इसलिए वो उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो जंगल में सफर कर रहे होते हैं, एलिस एक पल के लिए भी चुप नहीं रहती और लगातार सवाल पूछती रहती है। नदी पार करते समय पानी के अंदर से कुछ अजीब कीड़े उन पर एसिड थूकने लगते हैं।
जैक एलिस को अपनी पीठ पर उठा लेता है ताकि वो तेज भाग सके, लेकिन आगे रास्ता बंद मिलता है। एलिस इस मौके का फायदा उठाती है और जैक को सिखाती है कि दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो जमीन पर एक चिपचिपा फल फेंकती है। वो सारे कीड़े उस फल को खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उन पर हमला करना बंद कर देते हैं। नदी से निकलने के बाद जैक कुछ बेलों को काटता है और उनसे एलिस को अपनी पीठ पर कसकर बांध लेता है ताकि चलने में आसानी हो। शाम को वो रात बिताने के लिए रुकते हैं। जैक अपने डिवाइस से रोशनी करता है। एलिस बताती है कि उसकी क्रू 2 साल पहले जेना प्लैनेट पर आई थी और वो उस गिद्ध के घोंसले में लगभग 2 हफ्तों से फंसी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि मेगन नाम की दूसरी सिंथेटिक उसे बचाने आएगी। वो बताती है कि उन दोनों में बाकी मॉडल्स से ज्यादा संवेदनशीलता है। जैक को लगता है कि संवेदनशीलता एक कमजोरी है, लेकिन एलिस मानती है कि ये दूसरों को समझने के लिए एक ताकत है। एलिस हमेशा लैब में रहती थी, लेकिन एक दिन मेगन उसे बाहर घुमाने ले गई थी और उसी दिन कैलिस्क ने उन पर हमला कर दिया था। दूसरी तरफ हम क्रू के नए बेस पर देखते हैं कि मेगन बिल्कुल एलिस जैसी दिखती है। कैलिस्क के हमले में उसे भी काफी नुकसान पहुंचा था, इसलिए वो एक पॉड में रिपेयर हो रही थी। मेगन बार बार एलिस का नाम ले रही थी और उस हादसे को याद कर रही थी। तभी कंप्यूटर उसे याद दिलाता है कि उसका मेन काम कैलिस्क को पकड़ना है। कंप्यूटर को जैक की मौजूदगी का भी पता चल जाता है और वो उसे एक खतरा बताता है। जब मेगन पूरी तरह जागती है तो उसे बताया जाता है कि एलिस को एक प्रीडेटर ने पकड़ लिया है। अगली सुबह जैक खाने की तलाश में निकलता है। उसे एक बोन बाइसन दिखाई देता है जो अक्सर कैलिस्क का खाना बनता है। जैक आगे बढ़ता है, लेकिन उसे रुकना पड़ता है क्योंकि वो पूरा मैदान रेजर ग्रास से भरा हुआ था। जैक अपना हथियार फेंकने ही वाला होता है कि तभी पेड़ से एक छोटा सा जीव कूदकर उनके पास आ जाता है। एलिस उसे पहचान नहीं पाती। जैक उसे डराने के लिए उस पर दहाड़ता है, लेकिन वो छोटा जीव यानी स्कॉट भी पलटकर जैक पर दहाड़ता है। फिर वो छोटा जीव बिना किसी डर के उस रेजर ग्रास वाले मैदान में बाइसन के पीछे दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसकी चमड़ी इतनी सख्त थी कि उस पर तेज घास का कोई असर नहीं हो रहा था। जैक को गुस्सा आता है कि कोई और उसके शिकार के पीछे जा रहा है। वो पेड़ों के ऊपर से कूदते हुए बाइसन का पीछा करने लगता है। एक जगह उसका वजन ज्यादा होने से पेड़ की डाल टूट जाती है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। जैक समझदारी दिखाता है और अपनी तलवार को पेड़ के तने में गाड़ देता है, जिससे वो रेजर ग्रास पर गिरने से बाल बाल बचते हैं। जब बाइसन उनके करीब से गुजरता है, जैक उस पर कूद जाता है और उसे चाकू मारता है, लेकिन बाइसन उन्हें झटककर दूसरे पेड़ पर फेंक देता है। वो छोटा जीव यानी स्कॉट लुढ़कते हुए उनके आगे आ जाता है। जैक झुंझलाकर उसे पकड़ लेता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें बेचारी एलिस बीच में पिस जाती है। वो छोटा जीव बहुत ताकतवर था, लेकिन जैक किसी तरह उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी बाइसन उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। जैक अपनी तलवार फेंकता है और बाइसन का मुंह पकड़कर उसे खुला रखता है, जबकि उसकी तलवार बाइसन के बीचों बीच से निकलकर उसे 2 हिस्सों में काट देती है। जैक अपनी सफलता पर दहाड़ता है, लेकिन तभी अचानक एक टेंटकल यानी लंबी जीभ उसका पैर पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा देती है। ये एक लूना बग था जिसने उन्हें पकड़ लिया था। उसकी जीभ इतनी कसकर लिपटी थी कि जैक अपने डिवाइसेस भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। जब वो लूना बग उन्हें खाने ही वाला था, तभी वो छोटा जीव यानी स्कॉट कूदकर सीधे लूना बग के मुंह में घुस जाता है। स्कॉट अपनी सख्त चमड़ी से उसके दांतों के बीच फंस जाता है और उन्हें तोड़ देता है। लूना बग दर्द से तड़प उठता है और उन्हें थूक देता है। वो वहां से भागकर रेजर ग्रास पर चलने लगता है। जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेने के लिए एक पेड़ काटकर उसे पुल की तरह इस्तेमाल करता है। स्कॉट पहले से ही मैदान में लुढ़क रहा था और लूना बग उसे दोबारा अपनी जीभ से पकड़ लेता है। ठीक उसी वक्त जैक हवा में छलांग लगाकर सीधे लूना बग के सिर पर लैंड करता है। वो अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर पर एक गहरा घाव करता है और उसे जान से मार देता है। उधर मेगन और उसकी सिंथेटिक क्रू एलिस को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें जैक का इजेक्ट किया हुआ पॉड मिलता है, लेकिन तभी जंगल की बेलें उन पर हमला कर देती हैं। क्रू गोलियां चलाकर उन्हें धीमा करती है और फिर फ्लेम थ्रोवर्स से सारी बेलों को जला देती है। शाम को जैक और एलिस फिर से कैंप लगाते हैं। वो छोटा जीव यानी स्कॉट अभी भी उनका पीछा कर रहा था। वो जैक की हर हरकत की नकल कर रहा था, क्योंकि वो जैक के शिकार करने के तरीके से बहुत इम्प्रेस था।
एलिस उसका नाम स्कॉट रखती है और जैक उसे भुना हुआ मांस खाने को देता है। एलिस जैक से उसके परिवार के बारे में पूछती है। जैक उसे अपने भाई और पिता के साथ हुए धोखे के बारे में बताता है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि वो दुखी है। एलिस उसे समझाती है कि मेगन भी उसकी बहन जैसी है। आधी रात को मेगन और उसकी क्रू को जैक का टूटा हुआ शिप मिल जाता है। वहां उन्हें बहुत सारे प्रीडेटर हथियार मिलते हैं, जिनमें एक ऐसा ग्रेनेड भी था जो चीजों को जमा देता है, यानी फ्रीज कर देता है। अगली सुबह जैक एलिस को उठाता है और स्कॉट को वहीं छोड़कर जाने लगता है। वो कहता है कि वो अकेले शिकार करता है और एलिस कोई साथी नहीं बल्कि एक टूल है। एलिस उसे भेड़ियों का उदाहरण देती है कि कैसे वो झुंड में शिकार करते हैं और असली अल्फा वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा शिकार करता है, बल्कि वो होता है जो झुंड की रक्षा करता है। लेकिन जैक उसकी बात नहीं समझता और कहता है कि वो ऐसा अल्फा बनेगा जो सबसे ज्यादा मारता है। नदी के पास उन्हें कैलिस्क का एक दांत मिलता है, जिससे उन्हें सही दिशा का पता चलता है। चलते चलते वो एलिस के पुराने बेस पर पहुंचते हैं, जिसे उस जानवर ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। वहां मरे हुए सिंथेटिक्स के ढेर के बीच एलिस को अपने पैर मिल जाते हैं। अच्छी बात यह थी कि रिपेयर मशीन अभी भी काम कर रही थी। एलिस उस मशीन का इस्तेमाल करके अपने शरीर के दोनों हिस्सों को जोड़ना शुरू करती है। वो जैक का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन उसे चले जाने को कहती है क्योंकि उसने अपनी क्रू को बुलाने के लिए बीकन एक्टिवेट कर दिया है। वो नहीं चाहती कि जैक मारा जाए, लेकिन जैक जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो कायर की तरह भागने से बेहतर मरना पसंद करेगा। जैक मलबे में गिरे हुए तेल में आग लगा देता है ताकि बहुत सारा धुआं पैदा हो सके। कुछ ही देर में कैलिस्क वहां आ जाता है। वो जैक को पटक देता है, जिससे उसकी तलवार खराब हो जाती है। जैक एक धातु के टुकड़े को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और फिसलते हुए कैलिस्क के पेट के नीचे जाकर उसे काट देता है। फिर वो अपना छोटा चाकू उसके सिर पर मारकर उसकी पूंछ काट देता है, लेकिन कैलिस्क की पूंछ तुरंत दोबारा उगाती है और उसके घाव भर जाते हैं। यही पता चलता है कि उसे अनकिलेबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके पास रीजेनरेटिव पावर्स यानी घाव भरने की शक्ति है। मॉन्स्टर जैक को पकड़कर रिपेयर मशीन पर दे मारता है, जिससे एलिस के पैर फिर से गिर जाते हैं। जैक अपनी जान बचाने के लिए मॉन्स्टर की जीभ काट देता है। लड़ाई जारी रहती है। एलिस अपने पैरों को वापस पाने की कोशिश करती है, तभी उसे जमीन पर एक बंदूक दिखती है। वो कैलिस्क पर गोली चलाकर उसका ध्यान भटकाती है। जैक मौका पाकर मॉन्स्टर के मुंह में एक जंजीर फंसा देता है और एक मशीन एक्टिवेट कर देता है जो जंजीर को खींचने लगती है। इसके बाद जैक एलिस की बंदूक लेकर गोलियां बरसाने लगता है। मॉन्स्टर अपनी पूंछ से हमला करता है, लेकिन जैक बच निकलता है और एक बड़े स्टोरेज यूनिट का दरवाजा बंद करके उसे फंसा देता है। अब वो दौड़कर मॉन्स्टर के शरीर पर चढ़ता है और हवा में कूदते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन अफसोस, इतना काफी नहीं था। कैलिस्क का सिर खुद ब खुद वापस शरीर से जुड़ जाता है। मॉन्स्टर जैक को अपने पंजों में जकड़ लेता है और उसे सूंघता है। कुछ सूंघने के बाद वो उसे मारना बंद कर देता है। तभी अचानक मेगन वहां आती है और एक फ्रीजिंग ग्रेनेड फेंकती है, जिससे जैक और कैलिस्क दोनों बर्फ में जम जाते हैं। कुछ समय बाद जैक को होश आता है। वो क्रू की गाड़ी में एक टेबल से बंधा हुआ था। एलिस रिपेयर मशीन से जुड़ी हुई थी और सस्पेंशन मोड में थी। मेगन ने एलिस के सारे लॉग्स पढ़ लिए थे। मेगन को समझ नहीं आता कि जैक अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि उसकी प्रजाति कमजोर बच्चों को मार देती है। मेगन एलिस को जगाती है और उसे 2 बेहतरीन नमूने पकड़ने के लिए बधाई देती है। वो जैक पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे एक दर्दनाक इंजेक्शन देती है। एलिस बड़ी चालाकी से जैक को बचाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि जैक एक रंट है, इसलिए साइंस के लिए बेकार है। वो सलाह देती है कि उन्हें उसके हथियार रख लेने चाहिए और उसे जाने देना चाहिए, लेकिन मेगन उसका सैंपल लेना चाहती है, इसलिए वो जैक के सिर में 2 केबल्स लगा देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। एलिस मशीन बंद कर देती है और मेगन को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें सिर्फ रोबोट बनकर ऑर्डर्स नहीं मानने चाहिए, वो बहनें बन सकती हैं। लेकिन मेगन खुलासा करती है कि वो एलिस को बचाने नहीं आई थी, बल्कि सिर्फ कैलिस्क को पकड़ने आई थी। वो एलिस को टूटा हुआ कहती है और उसे बॉक्स में बंद करने का आदेश देती है। इसी बीच मेगन को अर्थ से एक कॉल आता है और वो बात करने चली जाती है। एलिस एक गार्ड से कहती है कि जैक का डिवाइस एक नक्शा है। जैसे ही गार्ड उसे खोलता है, उसका सिर धमाके से उड़ जाता है। एलिस जैक को आजाद कर देती है। अलार्म बजने लगता है। एलिस पिछले दरवाजे को खोलती है और जैक वहां से एक झरने में कूदकर भाग जाता है।
कुछ देर बाद जैक अपने क्रैश हुए शिप के पास पहुंचता है और अपने घावों का इलाज करता है, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं बचा था। वो प्लैनेट छोड़ने का सोचता है, लेकिन अपने भाई के हेलमेट को देखकर उसे याद आता है कि सबसे अच्छा भेड़िया वो है जो अपने झुंड की रक्षा करता है। जैक वापस जंगल में जाता है और कुदरती चीजों से हथियार बनाना शुरू करता है। वो रेजर ग्रास के ब्लेड और लाल फूलों के कांटों को इकट्ठा करता है। वो चिपचिपे फल का इस्तेमाल करके एसिड वाले कीड़ों को भी पकड़ लेता है। तभी उसे वहां स्कॉट मिलता है। जैक उसकी थूक को सूंघता है और उसे एहसास होता है कि स्कॉट असल में कैलिस्क का बच्चा है। इसीलिए कैलिस्क ने उसे सूंघने के बाद नहीं मारा था, क्योंकि जैक पर स्कॉट की गंध थी। जैक अपनी थूक स्कॉट पर लगा देता है ताकि वो एक जैसे महकें। इसके बाद वो एलिस के पैरों को आजाद कर देता है ताकि वो अपने मालिक को ढूंढ सके। नए बेस पर जैक बाइसन की हड्डियों का कवच पहनकर पहुंचता है। वो एक गार्ड पर एसिड फेंककर उसे मार गिराता है। एलिस के पैर सिग्नल फॉलो करते हुए बेस में घुस जाते हैं। जब गार्ड्स उन पर हमला करते हैं, जैक अपनी बेलों और रेजर ग्रास से बने कोड़े से उन्हें खत्म कर देता है। स्कॉट भी उनकी मदद करता है और एक गार्ड को सेकंड्स में मार देता है। वो छुपते छुपाते बेस में आगे बढ़ते हैं। जैक कुदरती हथियारों से सिंथेटिक्स की पूरी फौज को तबाह कर रहा था। लैब के अंदर एक गार्ड उसे घेर लेता है तो जैक कांच का पिंजरा तोड़ देता है और एक बेल उस गार्ड को मार डालती है। उधर एलिस के पैर उस बॉक्स को ढूंढ लेते हैं जिसमें एलिस बंद थी। वो बॉक्स खोलते हैं। एलिस बाहर आती है, लेकिन गार्ड्स की आवाज सुनकर वापस सोने का नाटक करती है। जैसे ही गार्ड पास आता है, एलिस और उसके पैर मिलकर उस पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। जैक भी वहां पहुंच जाता है। एलिस के दोनों हिस्से आखिरकार जुड़ जाते हैं। वो जैक को देखकर हैरान होती है कि वो उसके लिए वापस आया। जैक कहता है कि एक गर्वित भेड़िए की तरह एलिस जाना चाहती है, लेकिन जैक कहता है कि उन्हें कैलिस्क को आजाद करना होगा ताकि स्कॉट अपनी मां से मिल सके। तभी अलार्म बजता है। मेगन अपने आदमियों को शिप जल्दी लॉन्च करने का ऑर्डर देती है। सैनिकों की एक टीम जैक को घेर लेती है, लेकिन जैक उन विस्फोटक कीड़ों को एक्टिवेट कर देता है जिससे एक बड़ा धमाका होता है और सारे सिंथेटिक्स मारे जाते हैं। तभी मेगन एक विशाल बैटल सूट पहनकर सामने आती है। वो जैक के शिप से चुराए हुए लेजर से हमला करती है, जिससे जैक का एसिड वाला कीड़ा मर जाता है। मेगन अपने सूट से बड़ी बड़ी चीजें उठाकर फेंकती है और एक विशाल आरी निकाल लेती है, लेकिन जैक अपनी फुर्ती से सब कुछ डॉज करता रहता है। मेन शिप में एलिस कैलिस्क को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन पिंजरा लॉक था। वो एक गार्ड को मारकर उसकी आंखों का इस्तेमाल करके लॉक खोल देती है। लड़ाई के दौरान जैक लैब में गिरता है। मेगन उसे पकड़ लेती है, लेकिन एक बेल मेगन के सूट को पकड़ लेती है। जैक मौका पाकर छुप जाता है और फिर कंटेनर के ऊपर चढ़कर मेगन के सूट पर कूद जाता है। वो उसे पीटने लगता है, लेकिन मेगन कॉकपिट बंद कर लेती है। तभी आजाद होकर कैलिस्क वहां आ जाता है और मेगन के सूट पर कूद पड़ता है। मेगन अपनी आरी से उसे घायल करती है। जब वो मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, जैक उसके सूट के पीछे चढ़कर केबल्स उखाड़ने लगता है। मेगन कैलिस्क पर ग्रेनेड फेंकती है, लेकिन जैक एक लोहे की रॉड से उसे मारकर वापस सूट पर गिरा देता है। ग्रेनेड फटता है और बर्फ की वजह से सूट का हाथ जाम हो जाता है। कैलिस्क अपने शरीर से आरी निकालता है और सूट पर हमला करके उसे दो हिस्सों में फाड़ देता है। जैसे ही सूट का ऊपरी हिस्सा जमीन पर गिरता है, कैलिस्क मेगन को निगल जाता है और जीत की दहाड़ लगाता है। सब लोग इकट्ठा होते हैं। कैलिस्क अपने बच्चे स्कॉट को प्यार करता है। जैक भी सम्मान में अपना माथा कैलिस्क के माथे से लगाता है, लेकिन तभी अचानक कैलिस्क के पेट के अंदर एक धमाका होता है। मेगन, जो मॉन्स्टर के पेट में जिंदा थी, उसने आइस ग्रेनेड एक्टिवेट कर दिया था। कैलिस्क के परखच्चे उड़ जाते हैं। मेगन मलबे से बाहर निकलती है और एलिस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक पीछे से आकर उसे तलवार घोंप देता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। स्कॉट आता है और मेगन का सिर धड़ से अलग कर देता है। कुछ समय बाद जैक वापस अपने घर याया प्राइम पहुंचता है। वो मेगन का कटा हुआ सिर अपने पिता फ्रैंक के सामने फेंकता है। फ्रैंक अभी भी उसे कलंक मानता है और दो गार्ड्स को उसे मारने भेजता है, लेकिन जैक अब बदल चुका था। वो बड़ी आसानी से दोनों गार्ड्स को मार देता है। फिर जैक और फ्रैंक के बीच लड़ाई होती है। फ्रैंक अपनी कैमफ्लेज क्लॉक का इस्तेमाल करके छुप जाता है। जैक शिप का इंजन एक्टिवेट करके धूल भरी आंधी पैदा करता है, जिससे उसे फ्रैंक की लोकेशन दिख जाती है। वो फ्रैंक का हाथ काट देता है और उसे एक पिंजरे में कैद कर लेता है।
जैक प्रतीकात्मक रूप से अपने पिता के हेलमेट में चाकू मारता है। फ्रैंक अपना हेलमेट उतारता है और कहता है कि अगर जैक भीख मांगे तो वो उसे कबीले में शामिल कर सकता है, लेकिन जैक कहता है मेरा कबीला मेरे पास पहले से है। तभी स्कॉट, जो अब बड़ा हो चुका था, पीछे से आता है और फ्रैंक का सिर खा जाता है। एलिस जैक को बधाई देती है। जैक अपने पिता की क्लॉक उठा लेता है और उसे पहन लेता है। तभी आसमान में एक और शिप आता है। जैक उसे देखकर कहता है ये मेरी माँ है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।